Hello friends, in this video we will discuss about Morley Minto reforms, Home Rule movement, लखनऊ पैक्ट एंड मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। तो देखिए, इससे पहले हम ये देखते हैं हम लास्ट वीडियो में क्या पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। तो देखिए इसमें क्या किया गया था, जो बंगाल का पूरा पार्ट था उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट और वेस्ट में। ईस्ट पार्ट था वो हिंदुओं के लिए बना दिया गया और जो वेस्ट पार्ट था वो मुस्लिम्स के लिए बना दिया गया था। ये जो ब्रिटिशर्स ने ये काम किया ना, बंगाल को पार्टीशन करने का, ये क्यों किया इन्होंने? बोला तो इन्होंने ये कि हमने ये इसलिए किया है ताकि हम बंगाल का अच्छे से डेवलपमेंट कर सके, लेकिन इसके पीछे इनका मेन जो काम था वो क्या था? हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में फूट डालना। इसके द्वारा ही इन्होंने डिवाइड एंड रूल की, फूट डालो एंड राज करो की नीति अपनाई थी। इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम लोग थे वो तो खुश हुए, लेकिन जो हिंदू लोग थे वो ब्रिटिशर्स से नाराज हो गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। कौन सा? बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। जो ब्रिटिशर्स की चीज़ें थी उनका बाइकॉट करना और स्वदेशी चीज़ों को अपनाना। ये कब से कब तक चला? 1905 से लेकर 1908 तक। इसके बाद क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की जाती है? 1906 में। कौन करते हैं इसकी स्थापना? नवाब सलीमुल्लाह। कौन करते हैं? नवाब सलीमुल्लाह। इसके बाद क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोलकाता सेशन किया जाता है। कब? 1906 में। 1906 में इसके हेड कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। इस सेशन में जो दादा भाई नौरोजी होते हैं वो क्या कहते हैं? स्वराज। स्वराज हमारा गोल है। सभी इंडियंस का गोल क्या है? स्वराज। नेक्स्ट होता है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट कब होता है? 1907 में। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो कांग्रेस होती है वो सूरत दिखाने लायक नहीं रहती, मतलब कांग्रेस टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कांग्रेस कब टू पार्ट्स में डिवाइड होती है? तो कब होती है? सूरत स्प्लिट में। जो सूरत सेशन होता है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इस जो स्प्लिट के इस सेशन के कौन अध्यक्ष होते हैं? रास बिहारी घोष। कौन होते हैं? रास बिहारी घोष। इसके बाद क्या होता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए जाते हैं 1909 में। 1909 में ब्रिटिशर्स के द्वारा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1909। देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसमें भी जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने क्या किया था, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया, जिससे ये क्या करना चाहते थे? हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट डालना चाहते थे। ये काम इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही शुरू कर दिया था, बंगाल के विभाजन से ही। इसी को ये आगे बढ़ा रहे थे। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या किया? Marley Minto reforms were introduced in 1909 during the period when Lord Minto was the Viceroy of India. इस टाइम जो कौन थे वाइसराय? लॉर्ड मिंटो। द रिफॉर्म्स एनवाइजेड आ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। क्या कर दिया? मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया। बिसाइड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, और इसमें कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स भी किए गए, कुछ संवैधानिक सुधार और भी किए गए, लेकिन सबसे मेन इन्होंने क्या किया? मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाना। द गवर्नमेंट देयर बाय सोट टू क्रिएट अ रिफ्ट विद इन द कांग्रेस। इससे जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी? एक रिफ्ट बना रही थी। किसके बीच में? कांग्रेस के बीच में। बाय विनिंग द सपोर्ट ऑफ द मॉडरेट्स। तो ये क्या कर रहे थे? मॉडरेट्स थे ना, जो बिल्कुल शांत स्वभाव के लोग थे, नरमपंथी लोग थे, उनका सपोर्ट ले रही थी ये। ऑन द वन हैंड, एक साइड तो ये जो मॉडरेट्स थे उनका सपोर्ट ले रही थी एंड फेवर ऑफ मुस्लिम और अगेंस्ट हिंदूज, और एक साइड क्या कर रहे थे? ये मुस्लिम्स का फेवर ले रहे थे और हिंदुओं के अगेंस्ट। ठीक है, तो इससे क्या कर रहे थे? ये हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में रिफ्ट क्रिएट कर रहे थे। To achieve the latter objective, the reforms introduced the system of separate electorates under which Muslim could only vote for Muslim candidate. तो इस separate electorates के द्वारा क्या किया जाता था? जो मुस्लिम थे ना वो केवल मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट कर सकते हैं। This was done to encourage the notion that the political, economic and cultural interests of Hindus and Muslims were separate and not common. इसके द्वारा क्या कहा गया? इसके द्वारा ये कहा गया कि ना हम इसलिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट बना रही है क्योंकि हिंदुओं और मुस्लिमों के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट है ना वो अलग अलग है, ना कि कॉमन। इसलिए हम जो मुस्लिम हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स वर हावेवर डिससेटिस्फाइड बाय दिस रिफॉर्म्स। तो जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे वो इस रिफॉर्म से डिससेटिस्फाई थे। नेक्स्ट आता है
होम रूल मूवमेंट 1915 से लेकर 16 तक। होम रूल मूवमेंट शुरू किया जाता है कब? 1915 से 16 तक। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, जिन्होंने मराठा एंड केसरी जो पत्रिकाएं थी उनको बनाया था, तो न्यूज़पेपर थे। बीजी तिलक फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग एट पुणे ऑन 28 अप्रैल 1916। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग को कब स्टार्ट किया? पुणे में स्टार्ट किया 28 अप्रैल 1916 को। इसके बाद होम रूल लीग को बनाने में एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग स्टार्ट किया था। इन्होंने सितंबर 1916 में शुरू किया। तो ये किन से इंस्पायर हुई थी? बाय आयरिश रिबेलियन से। किससे? आयरिश रिबेलियन से। तो इन्होंने इसके बाद होम रूल मूवमेंट शुरू किया इंडिया में सितंबर 1916 में। तो बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को। देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग मूवमेंट था ना, वो था तो बहुत छोटे एरिया में, लेकिन वो बहुत पावरफुल था। और जो एनी बेसेंट का था वो बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया फैला हुआ था, लेकिन वो मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। The movement spread rapidly and branches of the Home Rule League were established all over the India। इसमें क्या होता है, जो ये मूवमेंट होता है बहुत स्पीडली फैलता है और इसकी ब्रांचेस हर पूरे इंडिया के पार्ट्स में इस्टेब्लिश हो जाती हैं। बीजी तिलक होल हार्टेडली सपोर्ट दिस मूवमेंट। जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं इस मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं। ही ज्वाइन फोर्सेस विद एनी बेसेंट एंड परस्यूड द मुस्लिम लीग टू सपोर्ट दिस प्रोग्राम। तो ये क्या करते हैं, ये एनी बेसेंट के साथ फोर्स को ज्वाइन करते हैं और मुसलमानों को राजी करते हैं कि तुम भी इस प्रोग्राम में शामिल हो जाओ। इन 1920 ऑल इंडिया होम रूल लीग चेंज इट्स नेम। जो ऑल इंडिया होम रूल लीग होती है उसका नाम 1920 में बदल दिया जाता है और क्या नाम रख दिया जाता है? स्वराज्य सभा। क्या नाम रख दिया जाता है? स्वराज्य सभा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए स्वराज्य सभा क्या है, तो ये होम रूल लीग से ही रिलेटेड है। होम रूल लीग का ही दूसरा नाम स्वराज्य सभा है। इसके बाद आता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट या इसको कांग्रेस लीग एक्ट भी बोलते हैं, 1916 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी ये दोनों इकट्ठा हुए थे। इसमें मेनली काम क्या किया था, हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी दोबारा से हो गई थी। हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी दोबारा हो गई थी। ऐसा माना जाता है हिंदू और मुस्लिम एकता जो पूरे इंडिया के इंडिपेंडेंसी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वो एक तो इसी पैक्ट लखनऊ पैक्ट में और एक भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को मिलती है। तो देखिए, लखनऊ पैक्ट एंड कांग्रेस लीग पैक्ट होता है 1916 में। एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड इन अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज द लखनऊ पैक्ट 1916। तो इसमें क्या होता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी अचीव करते हैं कब? लखनऊ पैक्ट में 1916 को। एंटी ब्रिटिश फीलिंग वर जनरेटेड अमंग द मुस्लिम्स फॉलोइंग अ वार बिटवीन ब्रिटेन एंड टर्की। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जो पहले तो मुस्लिम होते हैं, जो मुस्लिम लीग होती है वो ब्रिटिशर से खुश होती है, लेकिन जब एक 1916 के टाइम पे, इस टाइम पे क्या होता है, एक युद्ध चल रहा होता है ब्रिटेन एंड टर्की के बीच में। इससे क्या होता है, मुस्लिम्स के बीच में ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स उनके बीच में जनरेट हो जाती है। क्यों हो जाती है? देखिए, जो ये युद्ध होता है ये ब्रिटेन और टर्की के बीच में होता है। जो टर्की का जो राजा होता है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा खलीफा, मतलब अपना खलीफा के रूप में मानते हैं, अपने भगवान के रूप में मानते हैं। तो जो ब्रिटेन वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं, टर्की के खलीफा को वहाँ से हटा देते हैं और खुद का कोई बंदा वहाँ का राजा बनाते हैं, जिससे जो मुस्लिम्स होते हैं ना उनके मन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो जाती है, जिससे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं। विच ओपन द वे फॉर द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग यूनिटी। तो इस युद्ध ने क्या किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो यूनिटी थी उसके लिए द्वार खोल दिए थे। बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हेल्ड सेशन एट लखनऊ इन 1916। फिर दोनों मुस्लिम एंड कांग्रेस होते हैं जो वो लखनऊ में एक सेशन बुलाते हैं 1916 में, एंड कंक्लूडेड द फेमस लखनऊ पैक्ट। और लखनऊ पैक्ट होता है। The Congress accepted the separate electorate and both organizations jointly demanded dominion status for the country। तो इस पैक्ट में क्या होता है, कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर लेती है सेपरेट इलेक्टोरेट को।
तो कांग्रेस भी क्या एक्सेप्ट कर लेती है, सेपरेट इलेक्टोरेट को। देखिए पहले कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर रही थी, लेकिन जब लखनऊ पैक्ट होता है तो कांग्रेस भी सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लेती है। ये क्वेश्चन बनाएंगे देखो कि कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, तो किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है कि कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया था। एंड बोथ ऑर्गेनाइजेशन, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड की, डोमिनियन स्टेटस की फॉर द कंट्री। देखिए डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है, वो ये चाह रहे थे कि हम रूल तो हम करें, लेकिन हमारे ऊपर जो सबसे बड़ी पावर रहे वो कौन रहे, वो ब्रिटेन ही रहे, ब्रिटिशर्स ही रहे, ठीक है। तो वो इन दोनों ने ये डिमांड कर दी थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी अलार्म द ब्रिटिश एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू अनाउंस इट्स फ्यूचर पॉलिसी। तो इस यूनिटी से क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम है ना, उनके अलार्म कर देते और चेताते हैं ब्रिटिशर्स को, एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू अनाउंस इट्स फ्यूचर पॉलिसी, और वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि अपनी फ्यूचर पॉलिसी हमें बताओ। इन 1916 a British policy was announced whereby association of Indians was in government increased and there was to be a gradual development of local self governing institution। तो इससे क्या होता है, 1916 में एक ब्रिटिश पॉलिसी अनाउंस की जाती है, जिससे क्या होता है, इंडियंस के लिए एक एसोसिएशन बना दी जाती है कि भाई उनकी गवर्नमेंट में उनकी जो पोजीशन है वो बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। देखिए इसमें क्या होता है, लखनऊ पैक्ट में ये डिमांड कर देते हैं ब्रिटिशर्स के सामने कि भाई हमें भी अपनी पावर दो। तो इससे क्या है, हमें डोमिनियन स्टेटस के रूप में बना दो। इसके बाद क्या होता है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन होता है, इसको ही अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 बोलते हैं। The control over the Indian government would be transferred gradually to the Indian people। तो जो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल था वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, धीरे धीरे करके इंडियन पीपल को। मतलब ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं कि हम धीरे धीरे करके तुम्हारी जो गवर्नमेंट है, मतलब जो इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी उसके लिए ही इन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे करके इंडियन पीपल को ये जो पावर है ट्रांसफ़र कर देंगे। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एग्जिबिटेड इन लखनऊ पैक्ट। यही रिजल्ट निकला हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी का, जो लखनऊ पैक्ट में एग्जिबिट हुई थी। इसके बाद देखिए क्या होता है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आते हैं ना 1919 में, ये ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि हम धीरे धीरे तुम्हें धीरे धीरे ही तुम्हें पावर देंगे, क्योंकि तुम एकदम से पावर को संभालने के उसमें नहीं हो। तो क्या करते हैं 1919 में, ये ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हर 10 सालों में एक कमीशन भेजा जाएगा, जिससे ये चेक किया जाएगा क्या तुम अच्छे से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसमें एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाए जाते हैं 1919 में। इसके बाद ये हर साल हर 10 सालों के टाइम पे ये बोलते हैं कि एक कमीशन आएगा और तुम्हें चेक करेगा। लेकिन देखिए क्या होता है आगे चल के, एक साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन आता है 1927 में, ठीक है। 1927 आना था, 1929 में 10 सालों का टाइम दिया था, लेकिन वो 1927 में ही भेज देते हैं। तो क्या होता है, साइमन कमीशन क्यों भेजा जाता है, तुम ये जाके चेक करो। इसमें सब ब्रिटिशर्स होते हैं और ब्रिटिशर्स को ये बोला जाता है कि तुम जाकर इंडिया में ये चेक करो ये अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो सभी इंडियंस होते हैं ना, ये नाराज़ हो जाते हैं कि साइमन कमीशन आया है जो ये इसमें सब ब्रिटिशर्स हैं और ये इंडिया की चीज़ों की जांच करेगा। तो अगर इसमें कोई इंडियंस नहीं है तो ये बिल्कुल भी अच्छे से जांच नहीं कर पाएगा। इसलिए जो बोला जाता है कि साइमन कमीशन का अपोज किया था, जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। लाला लाजपत राय पर लाठियाँ बरसाई गई थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी, और साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। तो देखिए ये सब पॉलिटी में हम आगे चल के पढ़ेंगे। पॉलिटी में ये बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है, तो इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा आ जाता है इंडियन रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस, एक इंडिया में होते हैं और अब्रॉड में भी होते हैं। इस टेबल को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।